हाँ, आज हमारे सामने समुद्र विज्ञान पर एक सामग्री है। इसमें जल विज्ञान चक्र और समुद्र तल की आकृतियों जैसे विषय हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि इसे प्रस्तुत करने का तरीका कैसे और बेहतर और असरदार बनाया जा सकता है। चलिए, तो फिर सीधे बात करते हैं। पहली चीज जो मुझे लगी वो है इसकी संरचना और प्रवाह। मतलब कैसे चीजें एक साथ जुड़ी हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जानकारी के अलग-अलग हिस्से तो हैं। पहले जल विज्ञान चक्र समझाया, फिर समुद्र तल की बनावटें, पर ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं वो हमेशा साफ नहीं होता। बिल्कुल। सामग्री के अलग-अलग हिस्सों के बीच ना एक सहज और तार्किक जुड़ाव वो महत्वपूर्ण है। यहाँ कमी ये महसूस होती है कि जैसे एक विषय है, मान लीजिए वैश्विक जल विज्ञान चक्र, उससे दूसरे विषय पर जैसे समुद्र तल की खास आकृतियां, शेल्फ, ढलान, खाइयां, इन पर जाने का कारण एकदम स्पष्ट नहीं है। हाँ, अचानक से लगता है कि टॉपिक बदल गया। सही। पाठक अचानक खुद को एक बड़ी वैश्विक प्रक्रिया से हटकर समुद्र के नीचे की एकदम विशिष्ट संरचनाओं में पाता है। और ये बदलाव थोड़ा अचानक सा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों विषय एक बड़ी कहानी में, यानी समुद्र विज्ञान की समझ में कैसे फिट होते हैं? ये कनेक्शन थोड़ा मिसिंग सा लगता है। और इससे पाठक के लिए पूरी तस्वीर समझना मुश्किल हो जाता होगा ना? बिल्कुल। उसे अलग-अलग फैक्ट्स तो मिल जाते हैं, पर उनके बीच का जो रिश्ता है वो धुंधला रह जाता है। पूरी इमेज नहीं बन पाती। तो इसे सुधारने के लिए ना एक साफ कथा सूत्र, एक नैरेटिव थ्रेड बुनने की जरूरत है। सुझाव यह है कि या तो परिचय में या फिर सेक्शन के बीच में कुछ वाक्य या छोटे पैराग्राफ जोड़ें जो साफ बताएं कि पिछला विषय अगले से कैसे जुड़ता है या हम अगले विषय पर क्यों जा रहे हैं। अच्छा। एक ओवरआर्चिंग थीम या एक मुख्य सवाल भी तय किया जा सकता है जो पूरी प्रस्तुति को एक साथ बांधे रखे। हाँ, जैसे गाइड की तरह। बिल्कुल। ये पाठक को गाइड करेगा और उसे लगेगा कि वो एक लॉजिकल सफर पे है, ना कि अलग-अलग जानकारी के द्वीपों पर कूद रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर जल विज्ञान चक्र की बात खत्म होने के ठीक बाद आप एक ब्रिज बना सकते हैं। कुछ ऐसा कह सकते हैं, हमने देखा कि पानी पृथ्वी पर कैसे घूमता है और इसमें महासागर कितने जरूरी हैं, पानी के विशाल भंडार। अब क्योंकि महासागर इतने महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए उनके भौतिक स्वरूप को समझते हैं, खासकर उनके विशाल और जटिल तल पर मौजूद अलग-अलग आकृतियों को। अच्छा, इससे लिंक बन गया। हाँ, ये वाक्य पाठक को अगले सेक्शन के लिए तैयार करता है। इसी तरह जब आप अलग-अलग भू आकृतियों, शेल्फ, ढलान, मैदान, खाई का जिक्र कर रहे हों, तो आप लगातार ये बता सकते हैं कि हर आकृति पृथ्वी की बड़ी प्रणालियों के लिए, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स या जलवायु या मानवीय गतिविधियों के लिए, जैसे संसाधन निकालना, केबल बिछाना, इनके लिए क्यों और कैसे जरूरी है। इससे पाठक को ये समझने में मदद मिलेगी कि ये सारी डिटेल्स क्यों पढ़ रहे हैं और वे आपस में कैसे रिलेटेड है एकदम। या फिर एक और तरीका है, शुरुआत में ही एक सवाल पूछ लें, जैसे पृथ्वी का जल चक्र और समुद्र के नीचे छिपी ये विशाल आकृतियां एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और हमारे ग्रह के लिए इनका क्या महत्व है। फिर पूरी प्रस्तुति उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। ये बात तो महत्वपूर्ण है। एक अच्छा फ्लो जानकारी को समझने में बहुत मदद करता है। अगर जुड़ाव साफ ना हो तो अच्छी जानकारी भी बिखरी हुई लगती है, उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल, जानकारी टुकड़ों में रह जाती है, एक पूरी समझ नहीं बन पाती। अब चलिए दूसरे पहलू पर ध्यान दें। जो जानकारी दी गई है उसका महत्व और प्रासंगिकता, मतलब इसका तो क्या, सो व्हाट फैक्टर। हाँ, ये सो व्हाट वाला सवाल। सामग्री में बताया तो गया है कि महाद्वीपीय शेल्फ तेल और गैस के लिए जरूरी है या खाइयां टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बनती हैं। ये ठीक है, पर ऐसा लगता है कि इनके गहरे मतलब या इनके ज्यादा बड़े महत्व को और साफ तौर पर बताया जा सकता था। मतलब सिर्फ तथ्य बता देना काफी नहीं है। हाँ, हर जानकारी को उसके बड़े संदर्भ और महत्व से जोड़ना जरूरी है। इससे पाठक उसे याद भी रखेगा और समझेगा भी। यहाँ कमी यह है कि कुछ महत्व तो बताए हैं, जैसे जलचक्र का महत्व, शेल्फ पर संसाधन, लेकिन कई जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे खाइयां, मध्य महासागरीय कटक, अगाध मैदान, इनका वर्णन तो है, लेकिन इनके व्यापक वैज्ञानिक, आर्थिक या पर्यावरणीय असर क्या हैं, वो ठीक से उजागर नहीं हुए हैं। अच्छा।
पाठक को परिभाषाएं और डिटेल्स तो मिल जाती हैं कि खाइयां बहुत गहरी हैं, कटकें ज्वालामुखी से बनी हैं, मैदान समतल हैं, लेकिन ये हमेशा साफ नहीं होता कि ये जानकारी असल में क्यों मायने रखती है। हाँ, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? बिल्कुल, इसका अध्ययन क्यों जरूरी है, इन आकृतियों का हमारे ग्रह या हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये तो क्या वाला सवाल अक्सर अनुत्तरित सा रह जाता है। तो सुझाव ये है कि हर मुख्य भूआकृति या प्रक्रिया के बारे में बताते समय साफ तौर पे ये बताया जाए कि ये क्यों मायने रखती है। उसे बड़े कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें। हाँ, जानकारी को सिर्फ क्या तक न रखें, बल्कि क्यों और इसका नतीजा क्या है पर भी जोर दें। क्या ये प्लेट टेक्टोनिक्स या जलवायु को समझने के लिए जरूरी है? क्या इसमें खनिज या मछली पकड़ने जैसी संसाधन क्षमता है? क्या इसका जैव विविधता हॉटस्पॉट या कार्बन सिंक के रूप में कोई खास पर्यावरणीय महत्व है? या क्या इसका भू खतरों जैसे सुनामी या नेविगेशन पर कोई सीधा असर पड़ता है? अच्छा, हर पॉइंट को उसके महत्व से जोड़ना। हाँ, इससे सामग्री सिर्फ वर्णनात्मक नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक और प्रासंगिक बन जाती है, ज्यादा रुचिकर भी। उदाहरण के लिए जैसे खाइयां हैं, ट्रेंचेस, सिर्फ ये ना बताएं कि वे टेक्टोनिक बलों से बनती हैं और बहुत गहरी होती हैं। ये भी बताएं कि ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच। ये सबडक्शन जोन और प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए अनोखी प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं। और वहाँ का जीवन भी तो अनोखा होता है। बिल्कुल, ये चरम दबाव और अंधेरे वाले माहौल में पनपने वाले अद्भुत और अनोखे जीवन एक्सट्रीमोफाइल्स का घर हैं। इनके अध्ययन से न केवल जीवन की सीमाओं के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी तरह मध्य महासागरीय कटक मिड ओशनिक रिजेस के बारे में सिर्फ ये बताना कि वे प्लेटों के अलग होने से बनते हैं और वहां ज्वालामुखी गतिविधि होती है, काफी नहीं है। तो और क्या बताएं? ये भी बताएं कि ये पृथ्वी पर सबसे लंबी आपस में जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला बनाते हैं, करीब 65,000 किलोमीटर। ये वो जगह है जहां पृथ्वी की नई समुद्री परत लगातार बन रही है। ये समुद्र तल प्रसार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का सबसे ठोस सबूत है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। और तो और, ये अनोखे हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम की मेजबानी करते हैं, जहां जीवन सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले रसायनों पर आधारित है। कीमोसिंथेसिस कहते हैं इसे। ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। और फिर अगाध मैदान? सिर्फ ये ना बताएं कि वे विशाल हैं, समुद्र तल का लगभग 50% हिस्सा गहरे हैं और समतल हैं। हाँ, उनके बारे में क्या खास है? ये भी उजागर करें कि पृथ्वी की सतह का इतना बड़ा हिस्सा होने के कारण ये वैश्विक कार्बन चक्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनके तलछट धीरे धीरे लेकिन लगातार भारी मात्रा में कार्बन जमा करते हैं, जिससे वायुमंडलीय CO2 को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और साथ ही ये भविष्य में गहरे समुद्र में खनन, डीप सी माइनिंग के लिए संभावित क्षेत्र हो सकते हैं, जहां मैंगनीज नोड्यूल जैसे खनिज मिलते हैं। लेकिन इसके पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे, ये अभी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। तो हर जानकारी को उसके व्यापक असर से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, इससे पाठक विषय की गहराई और प्रासंगिकता को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। हाँ, मतलब सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और इसका क्या असर होता है पर भी जोर देना जरूरी है। जब पाठक समझता है कि कोई जानकारी क्यों मायने रखती है, तो वो उससे ज्यादा कनेक्ट करता है। अब तीसरे और आखिरी बिंदु पर आते हैं, वो है दर्शक संरेखण और फोकस। ऑडियंस अलाइनमेंट। हाँ, इस सामग्री को देखकर ये थोड़ा साफ नहीं लगता कि इसे किसके लिए तैयार किया गया है। इसमें कुछ बहुत ही बेसिक परिभाषाएं हैं, जैसे रिलीफ का मतलब समझाया गया है। हाँ, लेकिन साथ ही काफी स्पेसिफिक तकनीकी डिटेल्स भी हैं, जैसे महाद्वीप या ढलान का कोण 5 डिग्री से 60 डिग्री तक हो सकता है, या एक फैदम 1.82 मीटर होता है, या अलग अलग फीचर्स कितना प्रतिशत क्षेत्र कवर करते हैं। शेल्फ 7%, ढलान 9%, मैदान 50% से ज्यादा। ये मिक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। सामग्री को एक स्पष्ट दर्शक वर्ग के लिए तैयार करना उसकी असरदारिता के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मुख्य चुनौती यही दिखती है कि सामग्री का लक्ष्य और टारगेट ऑडियंस कौन है, ये साफ तौर पर परिभाषित नहीं लगता। और इसकी वजह से जानकारी की गहराई और फोकस में एक तरह की असंगति नजर आती है।
कमजोरी यह है कि सामग्री बहुत बेसिक बातों से लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डेटा तक फैली हुई है। ये अस्पष्टता कि ये प्रस्तुति किसके लिए है, क्या ये हाई स्कूल के छात्रों के लिए है या यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए या फिर नीति निर्माताओं के लिए एक ब्रीफिंग है, ये अस्पष्टता सामग्री के प्रभाव को कम कर सकती है, क्योंकि ये किसी एक ग्रुप की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती। बिल्कुल, ये सबको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करती है, जिससे शायद कोई भी पूरी तरह संतुष्ट ना हो पाए। तो सुझाव ये है कि सबसे पहले ये तय किया जाए कि इस प्रस्तुति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है और इसके मुख्य दर्शक कौन हैं। एक बार ये साफ हो जाए तो सामग्री को उस खास दर्शक वर्ग की जरूरतों, उनके ज्ञान के स्तर और उनकी रुचियों के हिसाब से ढाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें हटानी पड़ सकती हैं। हाँ, हो सकता है कुछ डिटेल्स को सरल करना पड़े या हटाना पड़े जो उस दर्शक के लिए जरूरी नहीं है, या फिर उन एरियाज में ज्यादा गहराई, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट और जटिलता जोड़नी पड़े जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। इसे डम्बिंग डाउन नहीं कहेंगे? नहीं, ये डंबिंग डाउन नहीं है। ये सामग्री को टारगेट ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज करना है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा असर हो। जैसे अलग-अलग दर्शक वर्गों के लिए इसे कैसे ढाला जा सकता है, जरा सोचिए। अगर हाई स्कूल के छात्र हैं तो उनके लिए सटीक प्रतिशत, कोण, फैदम जैसी इकाइयां, इनको सरल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? फोकस बड़े आइडियाज पर रखें। हाँ, बड़े विचारों पर, मुख्य विशेषताओं के सामान्य महत्व पर, और वे हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं। मौसम, संसाधन, समुद्री जीवन, उपमाओं, विजुअल्स और मिलते-जुलते उदाहरणों का इस्तेमाल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने में मदद करेगा। रिलीफ जैसी परिभाषाएं यहाँ शायद ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो? अगर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, खासकर जियोलॉजी या ओशनोग्राफी के, तो रिलीफ जैसी बेसिक परिभाषाओं को बहुत छोटा रखा जा सकता है या मान लिया जा सकता है कि वे ये जानते हैं। यहाँ गहराई बढ़ाई जा सकती है, प्रक्रियाओं पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, जैसे अलग-अलग तरह के कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बनते हैं, टर्बिडिटी करंट कैसे काम करते हैं, या अलग-अलग समुद्री भू आकृतियों के बीच क्या जटिल संबंध हैं। आप अनसुलझे वैज्ञानिक सवालों या मौजूदा रिसर्च एरिया का जिक्र करके उनकी जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिक डेटा काम आ सकता है। हाँ, विशिष्ट डेटा जैसे कोण, गहराई की सीमाएं यहाँ ज्यादा प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ पेश करना होगा। और मान लीजिए दर्शक नीति निर्माता या प्रबंधक हैं। हाँ, उनके लिए तो अलग ही नजरिया चाहिए होगा। बिल्कुल, उनके लिए फोकस आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व, शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर होना चाहिए, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर संसाधनों का प्रबंधन, गहरे समुद्र में खनन के फायदे और जोखिम, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए अलग-अलग भू आकृतियों की प्रासंगिकता। जटिल वैज्ञानिक शब्दावली कम करनी होगी और साफ संक्षिप्त निष्कर्ष देने होंगे जो निर्णय लेने में मदद करें। प्रतिशत क्षेत्र जैसी जानकारी यहाँ काम आ सकती है ताकि पैमाने का अंदाजा लग सके। और अगर आम जनता के लिए हो? आम जनता जो विज्ञान में रुचि रखती है, उनके लिए फोकस आश्चर्य, खोज और पृथ्वी विज्ञान की बड़ी तस्वीर पर होना चाहिए। जटिल डिटेल्स और नंबरों से बचें। आकर्षक विजुअल्स, दिलचस्प फैक्ट्स और समुद्र विज्ञान के महत्व को सरल भाषा में समझाएं। यहाँ कहानी कहने का अंदाज अपनाना ज्यादा कारगर हो सकता है। सही दर्शक के लिए सही स्तर पर बात करना वाकई एंगेजमेंट बनाने की कुंजी है। ये दिखाता है कि आप उनके समय और उनकी समझ का सम्मान करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये समुद्र विज्ञान सामग्री जानकारी का एक अच्छा आधार तो देती है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, आज की बातचीत में हमने 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया। पहला, सामग्री के अलग-अलग हिस्सों के बीच एक साफ और तार्किक प्रवाह बनाना, ताकि पाठक आसानी से एक विचार से दूसरे तक जा सके। दूसरा, विभिन्न भू आकृतियों और प्रक्रियाओं के महत्व और प्रासंगिकता यानी तो क्या को लगातार उजागर करना, ताकि पाठक समझ सके कि ये जानकारी क्यों मायने रखती है। और तीसरा, सामग्री को एक विशिष्ट दर्शक और उद्देश्य के लिए बेहतर ढंग से केंद्रित करना ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा असर हो। बिल्कुल सही कहा, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ सुझाव और नजरिए हैं। आपकी सामग्री में पहले से ही काफी मेहनत और जानकारी है। इन सुझावों पर विचार करने से
यानी प्रवाह को आसान बनाना, हर जानकारी के महत्व को साफ करने और अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर सामग्री को ढालने से इसकी स्पष्टता, पाठकों या श्रोताओं के लिए जुड़ाव और कुल मिलाकर जो प्रभाव है, उसे निश्चित रूप से और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हाँ, सुधार तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, हम आपको इन विचारों पर काम करने और अगर आप चाहें तो संशोधित संस्करण को आगे की प्रतिक्रिया के लिए हमें फिर से भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।